हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के इस अध्याय में हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता में हम लोग आज उत्तर वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने वैदिक सभ्यता के साक्ष्यों की चर्चा किया है और पूर्व वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया था। आज हम लोग उत्तर वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। उत्तर वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है 1000 BC से लेकर के 600 BC के मध्य माना जाता है और इसे लौह युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, यानी आयरन एज के भी नाम से जाना जाता है। इसे आयरन एज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोहे की खोज हो जाने के कारण इस सभ्यता में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। यहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उस आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाने के कारण यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। आइए हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसके भौगोलिक विस्तार की चर्चा कर लें। इसके भौगोलिक विस्तार की जो चर्चा है सदानीरा शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक सभ्यता के विस्तार की चर्चा किया गया है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सरस्वती नदी से लेकर के सदानीरा गंडक नदी तक इसका विस्तार माना जाता है। वहीं पर उत्तर में हिमालय और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक इसका विस्तार माना जाता है। यानी जो सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी से लेकर के गंडक नदी तक इसका विस्तार है और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के बीच इसका विस्तार माना जाता है उत्तर वैदिक सभ्यता का। आइए उसके बाद हम सामाजिक जीवन की चर्चा करते हैं। सामाजिक जीवन के तौर पर हम देखेंगे कि जो परिवार है यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार है। यहाँ पर पिता को अभिभावक के तौर पर यानी परिवार का मुखिया माना जाता था और परिवार में जो है संयुक्त परिवार का उल्लेख किया गया है। संयुक्त परिवार का साक्ष्य जो है ऋग वैदिक सभ्यता में भी मिला है और उत्तर वैदिक सभ्यता में भी मिला हुआ है कि यहाँ पर परिवार संयुक्त परिवार होते थे। और यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गया था। ऋग वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था, लेकिन यहाँ पर सामाजिक बदलाव हो जाने के कारण यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गया था और यहीं से जो है कुरीतियों का जन्म, कुरीतियों का विकास होना शुरू हो गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें गोत्र शब्द को प्रतिस्थापित किया गया था, यानी यहाँ पर गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ण व्यवस्था के बाद जो है इसमें गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। गोत्र वो होता है कि जहाँ पर गायों के एक समूचे कुल की गायों के जहाँ पाला जाता था उसे गोत्र कहा जाता था। जैसे किसी समूचे कुल में जहाँ पर गायों को पाला जाता था और इस समूचे कुल में जहाँ गायों को पाला जाता था इसे गोत्र नाम दिया गया था। लेकिन इसका जो है आगे इसका जो है भाव बदल गया और इस गोत्र का मतलब जो है लोग अपने जाति धर्म से जोड़ने लगे। तो इस गोत्र में मतलब ये था कि जो गाय होती थी जहाँ उसके समूचे कुल की गायों को पाला जाता था उसे गोत्र कहा जाता था। वहीं गोत्र की एक और विशेषता ये थी कि एक गोत्र का व्यक्ति अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकता था, एक दूसरे गोत्र में ही शादी कर सकता था। तो इसकी विशेषताएँ थी गोत्र की। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आश्रम पद्धति की शुरुआत मानी जाती है और आश्रम पद्धतियों में महिलाओं का भी भागीदारी थी। इसमें महिलाओं में गुरु के तौर पर यानी जो शिक्षिका के तौर पर कात्यायनी, गार्गी और मैत्रेयी का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आश्रम पद्धति की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि जो बालक होगा वो गुरु के समीप बैठकर जो है शिक्षा ग्रहण करता था। अपने घर से दूर जो है कहीं जंगल में या ऋषि मुनि के आश्रम में, जैसा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आश्रम पद्धति की शुरुआत मानी जाती है और महिलाओं में जो है गुरु के तौर पर कात्यायनी, गार्गी और मैत्रेयी का उल्लेख किया गया है। स्त्रियों की दशा की चर्चा की जाए तो स्त्रियों की दशा जो है अथर्ववेद में कन्याओं को जन्म की निंदा किया गया है। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा किया गया है। वहीं पर मैत्री संहिता में संहिता वो होती है जहाँ पर वेदों को जो संग्रहित किया जाता है उसे संहिता कहा जाता है। तो वहीं पर जो इसी में एक मैत्री संहिता है। मैत्री संहिता में कन्या की तुलना जो है जुआ और शराब से किया गया है। कन्या की तुलना जो है जुआ और शराब से किया गया है। तो बताया गया है कि जुआ और शराब के बाद तीसरी सबसे बड़ी बुराई जो है कन्या को माना गया है। यहाँ पर मैत्री संहिता में कन्या की तुलना जुआ शराब से किया गया है। तो हमने यहाँ विस्तार के तौर पर देखा कि जो भौगोलिक विस्तार था उत्तर वैदिक सभ्यता का सरस्वती नदी से लेकर सदानीरा गंडक नदी तक था। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक इसका विस्तार माना जाता है।
सामाजिक जीवन के तौर पर हमने समझा कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज था और पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। ये पितृसत्तात्मक समाज था और संयुक्त परिवार का उल्लेख किया जाता है। ऋग्वेद में भी संयुक्त परिवार का उल्लेख किया गया था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई थी। यहीं पर जो है सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है कि जो समाज था वहाँ पर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर गोत्र शब्द को प्रतिस्थापित किया गया, गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया। गोत्र का मतलब होता है कि समूचे कुल की गायों को समूह को जो है गोत्र कहा जाता था और इस गोत्र के व्यक्ति को अगर एक गोत्र का व्यक्ति अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकता था, वो दूसरे गोत्र में जाकर शादी करना पड़ता था। तो इसकी ये विशेषता थी गोत्र की। आगे आश्रम पद्धति की शुरुआत की गई थी। जो आश्रम पद्धति की शुरुआत मतलब ये कि यहाँ पर जो छोटे बालक होते थे, जो पढ़ने की जब उम्र होती थी, तो वो लोग जो है गुरु के समीप या गुरु के निवास स्थान पर जाकर पढ़ते थे। उसे आश्रम पद्धति की शुरुआत मानी जाती है। वहीं पर आश्रम पद्धति में जो है महिलाओं के तौर पर कात्यायनी, गार्गी और मैत्रेयी को जाना जाता है। एक गुरु शिक्षिका थीं और इन्हें जिसमें कात्यायनी, गार्गी और मैत्रेयी बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्त्रियों की दशा की बात की जाए तो अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा किया गया है और वहीं मैथिली संहिता में कन्याओं की तुलना जुआ और शराब से किया गया है। इसमें कहा गया है कि जुआ और शराब के बाद तीसरी सबसे बड़ी समाज की कमजोरी जो है कन्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं राजनीतिक जीवन की तरफ। राजनीतिक जीवन यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि लौह युगीन सभ्यता के विकास हो जाने के कारण जो आर्थिक जीवन में जो बदलाव देखने को मिला, उस प्रशासन को चलाने के लिए राजनीतिक जीवन में बदलाव देखा गया है। आगे हम पढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन के तौर पर हमने बताया कि यहाँ पर गृह, सबसे छोटी इकाई गृह या कुल होता था, उससे बड़ी इकाई ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर जनपद होते थे। ऋग्वैदिक काल में हम लोग को जन तक अध्ययन किए थे। जन ही सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी, लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जनपद को सबसे बड़ी इकाई माना गया है और जनपद में ही राजा रहता था। देखिए, गृह से ग्राम बना और ग्राम से विश्व बनता है, विश्व से जन बनता है और कई जन, दो या दो से अधिक जन मिलकर के जनपद का निर्माण करते हैं। आइए हम समझते हैं कि जन से जनपद कैसे बनते हैं और जन से जनपद कैसे बनाए गए थे उस समय, वैसे अध्ययन करते हैं। ये जनपद जो है या तो आक्रमण के तौर पर बनाए जाते थे या तो जंगलों को काट करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता था, मैदानी भाग का निर्माण किया जाता था। तो उस तौर पर भी जन से जनपद का निर्माण किया जाता था। जैसे कि आक्रमण के द्वारा जो है एक जनपद और दूसरा जनपद है, या एक जनपद का राजा दूसरे जनपद पर आक्रमण कर देगा और दूसरे जनपद के राज्य को अपने अंदर ले लेगा, तो ये पूरा एक जनपद हो जाता था। और वहीं दूसरी बात, जंगलों को काट कर वृद्धि की जाती थी। लोहे की खोज हो जाने के कारण लोहे की कुल्हाड़ियों का विकास किया गया था। लोहे की कुल्हाड़ी बन जाने के कारण इसमें जो है बहुत बड़ा बदलाव हुआ। खास तौर से वनों की कटाई इतनी तेज़ी से हुई और वनों की कटाई हो जाने के कारण उस भूमि को जो है कृषि योग्य बनाया गया। तो यहाँ समझने की बात ये है, मान लीजिए कोई जन है और इसके बगल कोई जंगल है, इसको काट करके अपने में मिला लेते थे, तो उनके क्षेत्र का जो विस्तार हो जाता था, इसे जनपद के नाम दिया जाता था। और इसका जो है विस्तार का जो प्रमाण है शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण हमने देखा था कि उत्तर वैदिक सभ्यता का जो विस्तार की चर्चा किया गया है, उत्तर वैदिक सभ्यता का विस्तार की चर्चा शतपथ ब्राह्मण किया गया है। वहीं पर लोहे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी शतपथ ब्राह्मण में किए गए हैं, यानी लोहे की कुल्हाड़ी के द्वारा ही इस उत्तर वैदिक सभ्यता का विस्तार किया गया है, इसका ये प्रमाण मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे जन हैं जिससे जनपद का निर्माण किया गया, जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में अक्सर आते हैं, तो उसका अध्ययन करेंगे हम। देखिए, पुरु और भरत जन को त्रिशु जन के नाम से जाना जाता है और भारत और पुरु जन को मिला करके कुरु जनपद का निर्माण किया गया था। ये दोनों जन जो है आपस में मिले तो कुरु जनपद का निर्माण किया गया। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। क्रीवी और तरवस जनपद को मिलाकर पांचाल जनपद का निर्माण किया गया है। पांचाल यानी बरेली वाला क्षेत्र जो है पांचाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो क्रीवी जनपद और तरवस जनपद मिल करके
तरवस या तरवसु जनपद भी कहते हैं इसे। इन दोनों जनपदों के मिल जाने से पांचाल जनपद का निर्माण हुआ था। और शिवी जन से और भलानस जन से मिल करके कैकेयी जनपद का निर्माण किया गया। एक जन और दूसरा जन मिल करके जनपद का निर्माण करते थे। दो या दो से अधिक जन जब मिलते थे तो उससे जनपद का निर्माण माना जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ समझा कि राजनीतिक जीवन में जो राजा के क्षेत्र का जो विस्तार होता था कैसे होता था। आइए हम पढ़ते हैं राजा के जो पदाधिकारी होते थे कौन होते थे। राजा के पदाधिकारी के तौर पर उन्हें पदाधिकारियों को रत्निन के नाम से जाना जाता था। ऋग वैदिक काल के दौरान भी हमने रत्निनों की चर्चा किए थे। उसमें रत्निन की संख्या 5 मानी गई थी। यहाँ पर रत्निन की संख्या 17 मानी गई है। यहाँ पर रत्निन की संख्या 17 है। ख़ासतौर से राजा जो है अपनी सहायता के लिए सलाहकार के तौर पर रखता था इन्हें। और इन रत्निनों में जो 17 रत्निन थे इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे, महिषी यानी पटरानी को महिषी कहा जाता था, और राजा के पुत्र युवराज होते थे। संग्रहित यानी संग्रहित मतलब के तौर पर जैसे कि जो लोग कर को संग्रह करते थे संग्रहित कहा जाता था। भागदूहा यानी कोषाध्यक्ष को भागदूहा कहा जाता था। और गोवी कर्टन यानी शिकार, राजा जब शिकार करने जाता था उसकी सहायता जो करता था उसे गोवी कर्टन कहा जाता था। तो ये 17 प्रकार के रत्निन होते थे। जो उत्तर वैदिक कालीन रत्निनों की संख्या अगर पूछा जाए तो उनके रत्निन की संख्या कुल 17 होती है। इसमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रमुख पुरोहित ही होते थे। यहाँ पर राजा का जो पद होता था अनुवांशिक हो गया था। राजा का पद हमने उत्तर ऋग वैदिक काल में पढ़ा था कि राजा का पद जो है चुना जाता था। समितियों के द्वारा आम जन लोग इकट्ठा होते थे और राजा का चुनाव करते थे। लेकिन यहाँ राजा का पद जो है अनुवांशिक हो गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अस्थायी सेना का निर्माण किया गया था। ऋग वैदिक काल में भी सेनाएं अस्थायी सेना का निर्माण किया गया था। यहाँ पर भी अस्थायी सेना का निर्माण किया गया है। अस्थायी सेना का निर्माण का मतलब ये होता कि राजा जब आवश्यकता पड़ती थी कुछ नवयुवकों को इकट्ठा करता था और युद्ध के लिए तैयार करता था। और जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो उस दौरान राजा जो है वहाँ की जनता जो है अपने दैनिक कार्यों में जुट जाती थी, अपना दैनिक कार्य करती थी, कृषि कार्य करती थी, पशुपालन करती थी। तो इसी को अस्थायी सेना के तौर पर जाना जाता है। सभा का महत्व बढ़ गया था। यहाँ पर सभा, समिति, विद्वत और गण और परिषद जो ऋग्वेद में जिसका उल्लेख किया गया था, सभा, समिति, विद्वत, गण और परिषद, इन सब में से सभा का महत्व बढ़ गया था, समिति का महत्व कम हो गया था और यहाँ पर विद्वत को समाप्त कर दिया गया था। यानी विद्वत को समाप्त कर दिया गया था। 2 ही सभा और समिति को ही बनाए रखा गया, जिसमें सभा का महत्व बढ़ा दिया गया और सभा के महत्व बढ़ा दिया गया था और जिसमें और महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। इसमें सभा का महत्व बढ़ जाने का कारण यह था कि यहाँ पर पुरोहित और ब्राह्मण का इसमें और सेनानी और प्रशासक लोगों का इसमें ज़्यादा दबाव हो गया, मतलब ये लोग का प्रभाव अधिक हो गया था। इनके प्रभाव अधिक हो जाने के कारण यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश को रोक लगा दिया गया था। वहीं पर समिति का महत्व को कम कर दिया गया था। समिति जो ऋग वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि समिति आम जन लोगों की सभा थी, जिसमें निम्न वर्ग, उच्च वर्ग सब लोग इकट्ठा होते थे और राजा का चुनाव करते थे। वहीं पर जो समिति थी उसका महत्व कम कर दिया गया क्योंकि राजा यहाँ पर अनुवांशिक हो गया है। यहाँ पर राजा का चुनाव जो समितियों के द्वारा किया जाता था ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा जब अनुवांशिक हो गया है तो उसका चुनाव नहीं हो पाएगा, तो वो लोग जो है समिति का महत्व ऑटोमेटिक घटने लगा था और विद्वत को समाप्त कर दिया गया था। तो तीसरी सबसे बड़ी है वो सबसे पुरानी सभा मानी जाती थी विद्वत को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ पर एक विशेषता और है कि बलि कर व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। बलि एक ऐसी कर व्यवस्था थी ऋग वैदिक काल के दौरान जो स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब कर की जो प्रणाली थी नियमित कर प्रणाली कर दी गई थी, अब नियमित रूप से कर दिया जाने लगा था। तो यहाँ पर बलि को समाप्त कर दिया गया। राजा को भूपति के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ऋग वैदिक काल में राजा को गोपति के नाम से जाना जाता था क्योंकि राजा वहाँ पर गायों की सुरक्षा करता था, उसे गोपति कहा जाता था। यहाँ पर राजा जो है साम्राज्यवादी सोच का विकास हो गया था और वो जो है राजा जो है भूमिकापति यानी भूपति कहा जाने लगा था। तो यहाँ पर उसे भूपति कहा जाता है। ऋग वैदिक काल में उसे
गोपति के नाम से जाना जाता है। आइए हम फिर राजनीतिक जीवन के बारे में फिर चर्चा करें, फिर आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक जीवन के तौर पर हमने गृह, ग्राम, विश्व और जन से जनपद बनता है। कई जन मिल करके एक जनपद का निर्माण करते हैं। वो जन जो है आक्रमण के तौर पर किए जाते थे, या तो जंगलों को साफ करके अपने भूभाग में मिला लेते थे, उसे जनपद के नाम दिया गया था। ये जन जो है, इन जन का विस्तार की चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, और पूरे उत्तर वैदिक सभ्यता के विस्तार की भी चर्चा शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। तो विस्तार का पूरा रूपरेखा जो है पूरे लौहयुगीन सभ्यता के कारण हुई है, लोहे के विकास के कारण मानी जाती है। यानी अगर लोहे की कुल्हाड़ी का विकास नहीं किया गया होता तो यहाँ पर जो है जो आर्थिक क्रांति आई हुई है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। इसलिए जो है लोहे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य जो है शतपथ ब्राह्मण में पाए गए हैं, और भौगोलिक विस्तार के भी साक्ष्य जो है शतपथ ब्राह्मण में पाए गए हैं। इस आधार पर शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि जो उत्तर वैदिक सभ्यता का विस्तार हुआ था लोहे की कुल्हाड़ी के कारण हुआ था। और वहीं पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो जन से जनपद बने थे, पुरु और भरत जनपद से जो है, पुरु और भरत जन से जो है जनपद का निर्माण किया गया था, और इसे जो है कुरु जनपद के नाम से जाना जाता है। वहीं पर क्रीवी तरवस जनपद से मिलकर के पांचाल जनपद का निर्माण किया गया था, और शिवी और भरनास जन से जो है कैकेयी जनपद का निर्माण किया गया था। यानी ये जन हैं और इधर जनपद हैं, तो जन से जनपद का निर्माण किया गया है। दो से अधिक जन से मिल करके जनपद का निर्माण किया गया है। राजा के पदाधिकारियों की बात की जाए तो राजा के पदाधिकारियों की संख्या कुल 17 थी। इसमें पुरोहित, सेनानी और महिषी का महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, और बाकी सब उतना महत्वपूर्ण नहीं होते थे। राजा के प्रशासन चलाने में पुरोहित, सेनानी और महिषी का सहयोग के तौर पर रखा जाता था। राजा का जो पद होता था अनुवांशिक हो गया था। ऋग वैदिक काल में हमने राजा के पद को चुनाव द्वारा किया जाता था। इसमें समितियां जो है राजा का चुनती थी, और राजा का जो है राजा का पद का निर्माण करती थी। यहाँ पर राजा अनुवांशिक हो गया था। सेनाओं के तौर पर अस्थायी सेना रखी गई थी। सभा का महत्व बढ़ गया था। सभा में महिलाओं के प्रवेश को रोक दिया गया था। यहाँ पर समिति का महत्व कम हो गया था। विदत को समाप्त कर दिया गया था। बलि कर व्यवस्था को समाप्त करके नियमित कर व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। राजा को भूपति कहा जाता था यहाँ पर जबकि ऋग वैदिक काल में राजा को गोपति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर राजा गायों की सुरक्षा करता था। यहाँ पर राजा भूमि की सुरक्षा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक जीवन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक जीवन के तौर पर हमने कहा कि लोहे की खोज हो जाने से कृषि में सुधार हुआ। लोहे की खोज हो जाने से जंगलों को काटा गया। जंगलों के काटे जाने से कृषि भूभाग का विस्तार हुआ। कृषि भूभाग के विस्तार हो जाने से अनाजों का अधिक पैदावार हुआ। अनाजों का अधिक पैदावार हो जाने के कारण वहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ, व्यापार हुआ। व्यापार के विकास हो जाने के कारण नगरीकरण की शुरुआत मानी जाती है यहाँ पर। और व्यापार में विनिमय कर प्रणाली लागू थी। तो यानी पर यहाँ पर मुद्राओं की खोज नहीं हुई थी। ऋग वैदिक काल में भी मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, विनिमय प्रणाली लागू थी। यहाँ पर भी विनिमय प्रणाली लागू हुई है। तो पूरे आर्थिक विकास की बात की जाए तो आर्थिक विकास में लोहे की खोज हो जाने के कारण एक महान परिवर्तन देखने को मिलता है। कृषि में सुधार होता है। कृषि में सुधार हो जाने के कारण उपज में वृद्धि होती है। उपज में वृद्धि हो जाने के कारण व्यापार में वृद्धि होती है, और उसके बाद उद्योग का सुधार होता है, और नगरीकरण की शुरुआत मानी जाती है। यानी प्राथमिक सेक्टर जब डेवलप हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर भी यहाँ पर डेवलप हो गया था। नगरीकरण की शुरुआत मानी जाती है यहाँ पर। और ख़ास तौर से जहाँ पर भी व्यापार की शुरुआत मानी जाती है, व्यापार जहाँ पर डेवलप होता है वहाँ पर नगरीकरण की शुरुआत मानी जाती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पर व्यापार प्रमुख उद्योग होता था। वहीं पर जो है जहाँ पर भी उद्योग का विकास होगा यानी व्यापार का विकास होगा, वहाँ नगरीकरण की शुरुआत या नगरीकरण का विकास वहाँ होगा। आगे हम धार्मिक जीवन की तरफ बढ़ते हैं। धार्मिक जीवन के तौर पर हम लोग धार्मिक जीवन में यहाँ पर भी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पहले जहाँ लोग ऋग वैदिक काल में प्रकृति की पूजा करते थे, लोग नदी की पूजा कर रहे हैं, पर्वत की पूजा करते थे, और यहाँ पर आर्थिक सुधार हो जाने के कारण, लोगों के जीवन शैली में सुधार हो जाने के कारण अब लोग यज्ञ और कर्मकांड
यज्ञ और कर्मकांड करने लगे थे, यज्ञों और अनुष्ठान करने लगे थे। अनुष्ठानों में अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ होने लगे थे। इन यज्ञों में 2 प्रकार के यज्ञ महत्वपूर्ण हैं, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था अपने जन से, और घोड़ा जो है जिस पड़ोसी जन या 2-3 जन जहाँ भी घूमता था, वो जन पे अगर राजा के घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो राजा उससे युद्ध होता था, और उस युद्ध में जो जीतता था तो उस जन को उसमें सम्मिलित कर दिया जाता था। इसे अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता है। और दूसरा था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मतलब ये होता है कि राजा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए यज्ञ करता था, उसे राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। गंगा यमुना के दोआब को ब्रह्मर्ष प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये गंगा नदी है और दूसरी है यमुना नदी। इस गंगा यमुना के दोआब को हमने बताया था कि ब्रह्मर्ष प्रदेश है। इसके बगल ही ब्रह्मवर्त था, यहाँ पर ब्रह्मर्ष प्रदेश था। ये इस ब्रह्मर्ष प्रदेश में ब्राह्मणों का प्रमुख केंद्र बन गया था, इसलिए इसे ब्रह्मर्ष प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मर्ष यानी ब्राह्मणों का यहाँ पर प्रमुख केंद्र हो गया था, और ब्राह्मण के प्रमुख केंद्र हो जाने के कारण यहाँ पर जो राजा होते थे और यहाँ पर जो जनता होती थी और जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर कर्मकांडों का अधिक प्रसार किया गया। उस प्रसार हो जाने के कारण यहाँ पर जनता जो है काफ़ी कर्मकांडों से बंध चुकी थी और रीति रिवाजों से बंध चुकी थी। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मर्ष प्रदेश में जनता जो है काफ़ी कर्मकांडी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रजापति, यहाँ पर कुछ देवताओं का उल्लेख किया गया जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर प्रजापति को सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के तौर पर हमने इंद्र को पढ़ा था। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में हम लोग प्रजापति को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हैं, और अग्नि को हम लोग मध्यस्थ देवता के नाम से जानते थे। यहाँ पर अग्नि का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरी तरफ विष्णु है, विष्णु को पालक रक्षक माना जाता था। विष्णु को जो है पालक और रक्षक माना जाता था उत्तर वैदिक काल में। और पूषण जो है, पूषण यानी पशुओं के देवता को जो है शूद्रों का देवता माना जाता है। देवता को भी ये लोग बांट लिए थे, और पूषण जो होता था शूद्रों के देवता माने जाते थे। इन कर्मकांडों, जैसे कि जो ये ब्रह्मर्ष प्रदेश था, उस पूरे क्षेत्र में, ब्रह्मर्ष क्षेत्र का मतलब ब्रह्मर्ष क्षेत्र के बगल ही हमारा मध्य देश था। ब्रह्मर्ष देश और मध्य देश में पूरा जो है ब्राह्मण का आधिपत्य हो गया था। इन आधिपत्य हो जाने के कारण वहाँ कर्मकांडों का अधिक प्रसार हो गया था। प्रसार अधिक हो जाने के कारण वहाँ पर उसका जो है गलत प्रभाव पड़ने लगा था समाज पर। इस गलत प्रभाव को समाज पर पड़ने के कारण 600 BC में उपनिषद जैसे दार्शनिक ग्रंथ की रचना की गई थी। इन दार्शनिक ग्रंथों में दार्शनिक तौर पर इन कर्मकांडी जो व्यवहार किया जा रहा था उसकी आलोचना किया गया है। तो इसीलिए 600 BC के बाद कि जो इतिहास होता है जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, वो लोग जो है इन कर्मकांडों का बहुत कड़ा विरोध किया है। इसका चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो है 600 BC के बाद का जो इतिहास होगा वहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है एक धार्मिक लड़ाई हो रही है लोगों के बीच। जो है बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और यहाँ पर जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, और जो भी यहाँ पर एक प्रकार से जो है यहाँ पर धार्मिक लड़ाई देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन के तौर पर अध्ययन किया है। तो मिलते हैं अब